वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो हमारा जर्नी चल रहा था कॉमर्स की क्लास 12 अकाउंटेंसी। एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, तो पूरी की पूरी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे इन वन शॉट, बहुत ही कम समय के अंदर। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो है द नेक्स्ट चैप्टर इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है पूरी की पूरी पार्टनरशिप दी एंड हो जाना, पूरा पार्टनरशिप खत्म। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, सेकंड है मोड ऑफ डिसोल्यूशन, किस तरीके से हम पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं फर्म को, डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, किस प्रकार से जब हमारा फर्म्स क्लोज होता है तो किस प्रकार से हम उनके अकाउंट को सेटल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस बिटवीन द फर्म्स डेट एंड द पर्सनल डेट्स, अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग किस प्रकार से करते हैं व्हेन द firms will be closed, जब हमारा फर्म पूरी तरह से बंद होगा, then what will be the accounting process we will follow? Simple. सेवेंथ है डिफरेंस बिटवीन द रिवैल्यूएशन एंड द रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमको इस चैप्टर में इसके अंदर सीखना है कि व्हाट इज द रियलाइजेशन अकाउंट और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है वो है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स। मीनिंग क्या बोलता है? व्हाट इज द मीनिंग? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस बिजनेस, इसका बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड, पूरी तरह से हम फर्म के जो बिजनेस है उसको क्लोज कर देंगे या वाइंड अप कर देंगे। डिसॉल्व एज अ रिजल्ट द इकोनॉमिक रिलेशन, यहाँ पर वर्ड भी ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक रिलेशन अमंग द पार्टनर्स एंड, जो भी इकोनॉमिक रिलेशन है बिटवीन द पार्टनर्स वो पूरी तरह से हो जाएगी खत्म फ्रॉम द डिसोल्यूशन, विच मीन्स द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स बट द फर्म नेक्स्ट आता है इट डिफर्स फ्रॉम द डिसोल्यूशंस। नेक्स्ट आता है आपके पास मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म को हम किस प्रकार से डिसॉल्व कर सकते हैं या उसको बंद कर सकते हैं। पहला बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेकंड बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशंस, व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, जब कोई एक पार्टनर दिवालिया हो जाएगा। When the business of the firms become unlawful, अगर कोई हमने गैर कानूनी या अनलॉफुल वर्क किया तो तब भी हमारा पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्लोज अप हो जाएगा। बाय नोटिस ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट्स, अगर कोई घटना घटती है ऑन दैट इवेंट्स। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया देन वी कैन डिसॉल्व द फर्म। दीज आर द 5 रीजन बाय विच द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप्स कैन बी हैपन। इस तरह से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक्स डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। पहला है मीनिंग, इट मींस द क्लोजर्स ऑफ द फर्म, या फर्म को पूरी तरह से क्लोज करना, और यहाँ पर चेंज इन द रिलेशनशिप। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप का मतलब होता है जो पार्टनर के बीच में जो भी रिलेशन है उसमें काफी ज्यादा बदलाव या चेंज इन दैट वन। इट कैन बी, सेकेंड है इट कैन बी ईदर वॉलेंट्री और बाय द कंपल्सरी, या तो इट इज ऑलवेज वॉलेंट्री। नेक्स्ट आता है बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड, बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है। बिजनेस ऑफ द फर्म्स कंटिन्यूड। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म इज क्लोज, पूरी तरह से फर्म की किताब जो है वो क्लोज हो जाती है। एंड बुक्स ऑफ द अकाउंट इज नॉट क्लोज इन दिस सेक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसेट्स एंड द लायबिलिटी। एसेट्स एंड द फर्म्स आर रियलाइज्ड, इसका मतलब होता है एसेट्स जो है वो हम उसको टोटली सेल ऑफ कर देते हैं और लायबिलिटी को पे ऑफ कर देते हैं। एसेट्स ऑफ द फर्म्स आर रीवैल्यूड, रीवैल्यूड का मतलब होता है उसकी अगर वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसी को हम इसको शो कर देंगे। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 6, दैट इज द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द और अमंग द पार्टनर्स इज एंड, जो भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक रिलेशंस चेंजेस, यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो क्या होता है? चेंज होता, बदलाव होगा, खत्म नहीं होगा। लास्ट है आपके पास इफेक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज ऑल्सो मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, जैसे फर्म अगर बंद होता है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप डज नॉट मीन द एंड ऑफ द फर्म, ये फर्म का एंड होना बिल्कुल भी नहीं है, फर्म चल सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, किस प्रकार से सेटल होता है? सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट और पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट और पर्सनल डेट, दीज आर द टू थिंग्स दैट वी हैव टू सॉल्व या दैट वी हैव टू टेक नेक्स्ट पॉइंट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। लॉसेस इंक्लूड डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डेफिशिएंसी है आफ्टर सेलिंग ऑल द एसेट्स और पेइंग ऑफ ऑल द डेट्स, अगर कोई डेफिशिएंसी है या कमी है, सबसे पहले हम उसको हमारे पास रखी हुई प्रॉफिट से पे करेंगे, देन आउट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली इफ नेसेसरी
बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली, हर एक पार्टनर इंडिविजुअली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो डेफिशिएंसी को वाइप ऑफ करेगा या डेफिशिएंसी को खत्म करेगा। एप्लीकेशन ऑफ द एसेट्स इन पेइंग फर्म्स डेट, पहले उसका यूज होगा थर्ड पार्टी दैट इज द आउटसाइड। इन पेइंग ईच पार्टनर्स रेटेबल्स ड्यू टू हिम्स, अगर कोई पार्टनर का ड्यू बचा है तो हम उसको कंप्लीट करेंगे जैसे लोन्स या फिर एडवांसेस। इन पेइंग ईच पार्टनर्स रेटेबल्स ड्यू टू हिम कैपिटल, और लास्ट में अगर कोई रेसिड्यू बचेगा इफ इट इज विल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एसेट्स का अगर मैं सेल करता हूं तो इस प्रकार से एक आपके पास ऑर्डर दिया गया है, इस प्रकार से एसेट्स के पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा या फिर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट एंड द पर्सनल डेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेट विच इज फर्म ओड, जो उधार फर्म के पास है टू द आउटसाइडर इज नोन एज द फर्म डेट्स, whereas the debts which is a partner owes is in own capacity is known as the personal or the private debts. Following provisions applied in case of the firm's debt and the partner's personal debt. पहला है firm's property is applied for the payment of the firm's debt. अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले उसके लोन को चुकाने में मदद या उसके लोन को चुकाने में हम यूज करेंगे। सेकंड आपके पास है अगर पर्सनल है तो पर्सनल प्रॉपर्टी का जो यूज है सबसे पहले पार्टनर अपना खुद का उधार चुकाने में यूज करेगा, और अगर पैसा बचता है इफ सरप्लस लेफ्ट देन इट विल बी अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट, उसके बाद जो है फर्म का डेट चुकाया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कौन कौन क्या क्या हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जब फर्म बंद होता है तो क्या क्या हम उसमें अप्लाई करेंगे। पहला वी विल फर्स्ट प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, देन लोन बाय पार्टनर्स, दैट इज पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, लोन बाय फर्म टू द पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और लास्ट में बैंक और कैश अकाउंट बना दिया जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, कब बनता है और उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। एग्जामिनेशन में बहुत हाई चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा। So let us see what is the realization account. Realization account is prepared on the dissolution of the firm with purpose to close the book. इसका पर्पस क्या है, सारे के सारे बुक को क्लोज करना और एक अकाउंट में सारी की सारी चीजों को ट्रांसफर करना ताकि हमको कैलकुलेशन में या फिर बोल सकते हैं अकाउंटिंग में आसानी पड़े। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट और डिसॉल्व द फर्म एंड डिटरमाइन द गेन या फिर लॉस। या तो जब हम बिजनेस को क्लोज करते हैं तो हमारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, उस बात का हम यहाँ पर कैलकुलेट करके निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट्स। नेक्स्ट सबसे पहला इसका कुछ स्टेप है। नंबर 1 ट्रांसफर ऑल द एसेट्स, सबके सब एसेट्स को जो जितने भी हमारे पास एसेट्स है बैलेंस शीट में उसको हमको ट्रांसफर करना पड़ता है कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, लोन टू पार्टनर्स, कैश और बैंक, रिजर्व्स, एनी काइंड ऑफ रिजर्व या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारा का सारा जो अकाउंट है वो क्लोज नहीं होगा, यानी कि वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। सेकंड आता है ट्रांसफर ऑफ ऑल द लायबिलिटी, लोन बाय द पार्टनर्स और कैपिटल अकाउंट अगर सीआर बैलेंस है। दीज आर द टू थिंग्स दैट विल बी नॉट ट्रांसफर टू द किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट आपके पास थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इन द थर्ड स्टेप वी विल डू अमाउंट रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ द एसेट्स इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट। जो भी जितने भी हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया है चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो उसको हम लोग क्या कर देंगे, रियलाइज। दैट मींस वी विल सेल ऑल द एसेट्स एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कहां पर करेंगे, क्रेडिट साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर है, अगर पार्टनर ने टेक ओवर किया उसको भी हम क्रेडिट साइड में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है लायबिलिटी पेड टू द डेबिट, अगर लायबिलिटी पे करते हैं तो वो कहां पर आएगा, कौन सा साइड में आएगा, डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है वो भी हमको अगर टेकन बाय द पार्टनर है उसको भी कहां पर कौन सा साइड में लिखना, वो है डेबिट साइड। जब आपके पास थोड़ी देर में हम आपको स्पेसिमेन भी बता देंगे किसका, रियलाइजेशन अकाउंट का, वहां पर आपको पूरी की पूरी डिटेल्स और जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर एक्सपेंसेस कोई है तो वो भी आपके पास डेबिटेड होगा इस अकाउंट के अंदर। आफ्टर दैट बैलेंस, यहां पर करने के बाद जो है वी विल फाइंड द बैलेंस इन द दिस वन। अगर बैलेंस आपके पास या तो प्रॉफिट होगा, दैट मीन्स हाँ अगर बैलेंस अगर डेबिट साइड का में आता है तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर लॉस रहेगा तो डेट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड।
अगर क्रेडिट साइड आपके पास अकाउंट बड़ा है, फॉर एग्जांपल ने क्या कहा, हाँ प्रॉफिट और आपके पास लॉस होगा, या प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ट्रांसफर होगा, लॉस होगा तो भी पार्टनर कैपिटल के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास सिचुएशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, इसके ऊपर क्वेश्चन आप मान के चलिए 100% क्रिएट होगा ही होगा। तो पहला है क्लोजिंग ऑल द एसेट, जब हम पूरे के पूरे एसेट्स को क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स अकाउंट। अगर इन्वेस्टमेंट है तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जो कि लायबिलिटी साइड में होता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट आपके पास है डेटर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगर कोई प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स का तो कैसे होगा उसकी एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर फिक्टिशियस एसेट्स है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आपके पास है अगर करंट अकाउंट का हमारे पास बैलेंस है पार्टनर का, इफ यू आर हैविंग द बैलेंस इन द करंट अकाउंट, उसकी एंट्री अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट आता है आपके पास अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लोन टू अ पार्टनर अगर है, लोन टू अ पार्टनर इज रिसीव्ड, अगर लोन मिल जाता है पार्टनर ने जो भी हमारे फर्म को लोन दिया है, अगर वो रिसीव हो जाता है, एंट्री विल बी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। लोन टू अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, अगर वो पैसा नहीं देता तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में इस लोन को ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी माय डियर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। लास्ट है क्लोजिंग ऑफ द लायबिलिटी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बैंक्स लोन अकाउंट डेबिट, लोन्स फ्रॉम थर्ड पार्टी टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो है आपके पास एज लायबिलिटी क्लोज हो गया और सारे के सारे जो अमाउंट है वो कहां पर ट्रांसफर हो गया, वो है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट आपको जनरल एंट्री सीखना वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो रहेगा तो उसकी ट्रीटमेंट हमको किस प्रकार से करना, लेट अस सी दैट वन आल्सो। लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब रहेगा, जब लायबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर हमारे पास WCR में पैसा रखा हुआ है और वर्कमैन कंपनसेशन का हमारे पास कोई क्लेम नहीं है तो सारा का सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट अगर लायबिलिटी क्या करता है कंपनसेशन से क्या है लेस है, amount will entry will be workman compensation reserve account debit to realization account to partners capital account। realization account में जो भी liability करने के बाद जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा वो partners capital account में it will be transferred to them। नेक्स्ट आपके पास है वो है liability of वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो भी हमारे पास क्लेम है वो क्लेम अगर इक्वल रहेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के तो देन एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इफ द लायबिलिटी कंपनसेशन क्या रहेगा, मोर रहेगा, अगर ज्यादा रहेगा तब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर जो भी प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम बाद में उसको कैलकुलेट करेंगे जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को पूरी तरह से क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, देन द प्रॉफिट और लॉस विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम देयर। नेक्स्ट आपके पास आता है रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स, मतलब अगर हम जब एसेट्स को सेल करते हैं तो उस समय क्या क्या चीज हमको ध्यान में रखना, फॉलो करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। फर्स्ट केस है टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स टू बी शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट फॉलोइंग एज द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। हम रियलाइजेशन अकाउंट में टेंजिबल एसेट्स को भी शो करेंगे और इनटेंजिबल एसेट्स को भी शो करेंगे, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट जो है एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन बिल्कुल अलग होगा। क्या होगा, इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द टेंजिबल एसेट्स इज नॉट गिवन, हमारे पास मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है 6 लाख का या 6 लाख का और उसका रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया या कितने में सेल किया गया है, इट इज नॉट गिवन, तो इन दैट केस क्या रहेगा, एसेट्स इज नॉट शोन its book value। Thus, if the realized value of the tangible assets is given, it is shown as a realized value। जो भी आपके पास जो बुक वैल्यू रहेगा वही वैल्यू को हम मानेंगे कि वही वैल्यू को मानेंगे कि जो हमारा एसेट्स है वो सेल हो चुका है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ द एसेट्स इज गिवन, द बैलेंस ऑफ द इनटेंजिबल एसेट्स इज रियलाइज्ड इज इट्स बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या, मान लेते हैं कि कोई भी एसेट्स है उसका आधा हिस्सा सपोज पार्टनर ने ले लिया है और 50% जो है वो बचा हुआ है, तो 50% को हम मानेंगे कि इट इज बीन रियलाइज्ड, जो बुक वैल्यू रहेगा वही आपका रियलाइज्ड वैल्यू रहेगा। इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इज नॉट गिवन, अगर इनटेंजिबल एसेट्स का रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया गया है
इन द एसेट शोन इज नॉट हैविंग रियलाइज, इसका मतलब क्या है, ये रियलाइज नहीं हुआ है, यानी कि ये जो है सेल आउट नहीं हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ देगा एमसीक्यू में। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटीज आर पेड एज इज स्टेटेड इन केस लायबिलिटी अमाउंट इज नॉट गिवन, अगर लायबिलिटी का अमाउंट नहीं दिया गया है, किसमें, किस अमाउंट में पे ऑफ किया गया है, सो इन दैट केस जो भी बुक वैल्यू रहेगा वही हम मानेंगे कि दैट अमाउंट इज पेड टू द लायबिलिटीज। नेक्स्ट आपके पास आता है फॉर रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स वेदर रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड, मतलब एसेट्स को जब हम सेल आउट करेंगे तो उस केस में क्या होगा। When the assets are sold for the cash, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एक गलती से कुछ चीज अनवांटेड आपके पास एक चीज आ गया है। नेक्स्ट आता है एसेट्स आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर, अगर कोई एसेट्स को पार्टनर टेक ओवर कर रहा था तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। व्हेन एसेट्स इज गिवन टू द क्रेडिटर्स, नो एंट्री, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, अगर किसी क्रेडिटर को हम पेमेंट के बदले एसेट्स देते हैं तो इन दैट केस नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। For payment settlement of the liability whether recorded or not, on payment of liability realization account debit to cash या फिर बैंक account, if a partner agree to settle the liability realization account debit to concerned partners capital account। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांसफर, टॉपिक क्या है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू सेटल द लायबिलिटी। अ क्रेडिटर or any person to whom the amount is payable may accept assets a part full in part or full settlement of his claim in such a entry is not passed। जब हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी लाइबिलिटी को हमने पे ऑफ किया है विद द हेल्प ऑफ द एसेट्स तो उसके लिए हम कोई भी जर्नल एंट्री यहाँ पर पास नहीं करेंगे। फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, तो लेट अस सी बहुत ही अच्छी तरह से। इसमें क्या बोलता है, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न एंड पेड बाय द फर्म। बोर्न का मतलब होता है जिम्मेदारी या लायबिलिटी किसकी है माय डियर, वो है फर्म की है और पे भी फर्म कर रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंट्री आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Realization expenses borne by the firm but partly paid by the firm and balanced by the partner, realization account debit to cash or bank account to concerned partners capital account। नेक्स्ट आपके पास जनरल एंट्री आता है, वो एंट्रीज जनरल एंट्रीज ऑन द पेमेंट ऑफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, काफी इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी पहला, व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज बोर्न एंड आल्सो पेड बाय द फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस वेर बोर्न by the firm but paid by the partner, realization account debit to concerned partners capital account। when the realization expenses are borne and paid by the same partner कर रहा है, no entry, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। when any of the partner agree to carry out the dissolution for an agreed remuneration including the realization expenses, realization account debit to concerned partners capital account। when realization expenses is borne by the partner and paid by the firm, concerned partners capital account debit to cash या फिर बैंक अकाउंट। so these are the most important entries, इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट फॉर क्लोजिंग, अगला एंट्री हमारे पास है क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जब सब काम खत्म हो जाएगा, जब हम उसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। In case of the profit again realization account debit to partners capital account, in case of the loss partners capital account debit to realization accounts। नेक्स्ट आपके पास आता है स्पेसिमेंस, रियलाइजेशन अकाउंट कैसा बनता है, उसका फॉर्मेट क्या है, तो लेट अस सी। जितने भी हमने एसेट्स को क्लोज किया है वो सब के सब कहां पर आएगा, क्लोजिंग यहाँ पर आ जाएगा, और जितने भी हमने लाइबिलिटी को क्लोज किया है वो यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स इन द क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, गुडविल और इन्वेस्टमेंट। हमने क्या क्या सारे के सारे जब एसेट्स को क्लोज करते हैं हमारी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स अकाउंट। लायबिलिटी क्लोज होती है बाय प्रोविजंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक लोन। इसके बाद टू बैंक, इसका मतलब यह है कि लायबिलिटी को हमने पे ऑफ किया है या जब हमारे पास से कैश जा रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर को हमने पैसा चुका दिया है, बिल्स पेबल इज बीन पेड ऑफ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस चुका दिया है, और बैंक लोन या फिर ओवरड्राफ्ट को भी हमने पैसा पे ऑफ कर दिया, तभी आपके पास यहाँ पर आया। नेक्स्ट यहाँ पर का क्या है,
बैंक या फिर कैश, एसेट्स रियलाइज्ड, हमने सारे के सारे एसेट्स को जब बेचा है तो यहाँ पर उसकी एंट्री होगी। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैड डेट्स रिकवर और इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है आपके पास कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं। बाई पार्टनर्स, अगर पार्टनर ने कोई एसेट्स टेक ओवर किया है तो हमारे पास वो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स हैज टेकन ओवर एनी एसेट्स। नेक्स्ट, अगर पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया तो वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद हमको क्या करना माय डियर, वो है बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग करने के बाद अगर इस तरह बैलेंसिंग फिगर आता मतलब पार्टनर को हुआ प्रॉफिट, और अगर इस तरह बैलेंसिंग फिगर आया तो मतलब पार्टनर को हो गया है लॉस। इट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है लोन बाय पार्टनर। पार्टनर ने यदि लोन दिया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करके होगा। बाय लोन बाय अ पार्टनर ऑफ द फर्म इज नॉट एन आउटसाइड लायबिलिटी आल्सो पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ द आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंट्री क्या हो जाएगा, लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट, अगर हमने पार्टनर्स के लोन को पूरी तरह से पे ऑफ कर दिया एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट आता है द पार्टनर हु हैज गिवन लोन टू द फर्म मे एक्सेप्ट लेसर अमाउंट। मान लेते हैं कि ये हमारा पार्टनर है, इसको हमने सपोज करते हैं कि 20,000 का जो है वो लोन पे किया है और पार्टनर जो है इससे कम एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि पार्टनर हु हैज गिवन लोन टू द फर्म। पार्टनर ने क्या किया है, फर्म को लोन दिया है। कितना दिया है, 20,000। और जब फर्म इस पैसे को लौटा रहा है या पे ऑफ कर रहा है तो इन दैट केस हो सकता है कि पार्टनर बोले कि भैया चलो हमको 12,000 रुपीज दे दो और इसको पूरी तरह से हम सेटल कर देते हैं। इट मीन्स दैट द पार्टनर इज एक्सेप्टिंग द लेस अमाउंट व्हाट इज लोन इट इज गिवन बाय हिम टू द फर्म। नेक्स्ट अमाउंट, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल से इसकी एंट्री है लोन बाय स्वाति, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो है 25,000 का बोल सकते हैं, इट इज प्रॉफिट फॉर दैट वन। एक्सेप्ट द रिकॉर्डेड एसेट्स इन सेटलमेंट ऑफ द लोन, अगर बोलता है कि चलो भैया हमने आपको जो लोन दिया है उसको हम सेटलमेंट करते हैं बाय द एसेट्स, तो इन दैट केस एंट्री विल बी लोन बाय नरेश, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सेप्ट एन अनरिकॉर्डेड एसेट, सेम वही चीज हो जाएगा, लोन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक फोर्थ कंडीशन भी हो सकता है, इसके अंदर क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर है फॉर द पार्ट सेटलमेंट। हमने अनरिकॉर्डेड एसेट्स को एग्री तो किया है सेटलमेंट के लिए, लेकिन फॉर द पार्ट सेटलमेंट द एंट्री विल बी लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। नोट, एक छोटा सा नोट भी है, लोन फ्रॉम द रिलेटिव टू ऑफ अ पार्टनर इज एन आउटसाइड लायबिलिटी। अगर पार्टनर का कोई रिलेटिव उसको लोन देता है किसको, फर्म को, तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, इट इज द आउटसाइड लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या बोलता है, फर्म ने पार्टनर को लोन पे किया है तो लोन टू अ पार्टनर। इस केस में क्या था, अमाउंट ऑफ लोन इज रिसीव्ड, अगर पैसा मिल जाता है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। नेक्स्ट, अगर लोन का पैसा इमीडिएटली नहीं मिलता है या पार्टनर पे ऑफ नहीं करता तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देंगे, दैट इज डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। नेक्स्ट आपके पास आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस इन द करंट अकाउंट इफ एनी। हम जनरली दो अकाउंट बनाते हैं इन द फिक्स्ड मेथड में, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है आपके पास करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, करंट अकाउंट हमको क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। क्लोज करके सारा का सारा पैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड्स ऑफ देम। तो इन केस ऑफ द डेबिट बैलेंस, अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है तो क्या करेंगे, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम करेंगे कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। काफी आसान है। इसके अलावा ऑन ट्रांसफर ऑफ द रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अगर कोई रिजर्व बचा है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ दैट वन। उसके लिए एंट्री रहेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर लॉस है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें आप बोल सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, इसका तो हमने पहले भी बता चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं।
रियलाइजेशन अकाउंट से या तो गेन होगा या फिर लॉस होगा। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते हैं एट द एंड, दैट मींस दैट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, या तो हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इन दैट केस ट्रीटमेंट कैसा होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ, ये जो कब है, ये प्रॉफिट के केस में है, और रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ये कब ट्रांसफर करेंगे? इन केस ऑफ द, अगर हमको लॉस हो रहा है तब। लास्ट फॉर द फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट क्या होता है? when the partner brings the amount in the cash in case of the deficiency in the capital। मान लेते हैं कि at the time of final settlement हमारा जब सब कुछ क्लोज हो रहा है, तो उस केस में क्या, अगर डेफिसिट होता है, दैट मीन्स हमको पे ऑफ ज्यादा करना है, हमारे पास पैसे कम है, इन दैट केस पार्टनर विल ब्रिंग द कैश। क्या रहेगा एंट्री? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। when the payment is made to the partner on closing the partners capital account, पार्टनर को हम पूरी तरह से पेमेंट कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट मींस अब जो है पार्टनर का सारा कैपिटल का पैसा पे हो चुका है। नाउ द फर्म इज बीन ऑफिशियली क्लोज्ड। नेक्स्ट लास्ट में हमको एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, वो है बैंक और कैश अकाउंट। इसके अंदर इसकी क्या कहानी है? अगर हमारे पास दो अकाउंट खुला हुआ है, बैंक भी है कैश भी, तो एक अकाउंट को बंद कर सकते हैं या एक अकाउंट को बंद कर देंगे, दूसरा अकाउंट चालू रखेंगे जब तक कि पूरी की पूरी फर्म क्लोज नहीं हो जाती है। जनरली देखा गया कि ऑन द डेबिट साइड ऑफ द दिस अकाउंट एंट्रीज इन द ओपनिंग बैलेंस अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ दिस वन। ठीक है, तो कहानी हो गई। अच्छा, ये कहानी है, जब बोथ कैश एंड बैंक बैलेंस आर गिवन इन द क्वेश्चन इट इज एप्रोप्रिएट टू ओपन ओनली वन अकाउंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों अकाउंट खुला हुआ है तो एक अकाउंट को बंद करेंगे, एक अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो चाहे तो आप उसको कैश को कर सकते हैं या फिर बैंक कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपको ठीक लगता है। जनरली हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसकी पैसे को हम ट्रांसफर कर देते हैं बैंक में, और जब पूरी की पूरी डिसोल्यूशन प्रक्रिया खत्म हो जाती है, बैंक अकाउंट विल आल्सो बी क्लोज्ड। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, लास्ट आई थिंक सो, आफ्टर द क्लेम ऑफ द पार्टनर्स आर सेटल्ड नो बैलेंस शुड बी लेफ्ट इन द बैंक और द कैश अकाउंट। काफी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमारा सेटलमेंट हो जाता है, कोई भी बैलेंस जो है पार्टनर्स के कहां पर, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए। दैट मींस नो बैलेंस शुड बी लेफ्ट व्हेन द डिसोल्यूशन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट आपके पास आता है डिफरेंस बिटवीन द रीवैल्यूएशन एंड द रियलाइजेशन अकाउंट, मीनिंग इट शोज द इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। इट शोज द realization of assets and settlement of the liability. It is prepared to make the adjustment in the value of assets. It is prepared to determine net gain or loss. It is prepared at the time of admission, retirement, death. PSR के समय भी बनता है। It is prepared at the time of dissolution of the firm, केवल एक ही बार बनता है। In this account only changes in the value of the assets and liabilities are shown. जो भी assets और liability के वैल्यू में चेंज आएगा या बदलाव आएगा, उसी को हम यहाँ पर शो करते हैं। In this account all the assets and liabilities are shown. As a result, the entry is passed in this way. Assets and the liabilities are revalued are not closed. यहाँ पर assets और liability revalue होती है, close नहीं होती है। यहाँ पर assets और liability जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है माय डियर, वो हो जाता है close, क्योंकि पूरे के पूरे फॉर्म को हमको बंद करना है। नेक्स्ट, हाँ, फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स ये कब कब बनाया जाता है, व्हेन दिस थिंग्स आर बीन मेड। इट इज प्रिपेयर्ड अ नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फर्म। जब पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब बनता है, एडमिशन होता है तब बनता है, रिटायरमेंट डेथ उस केस में भी बनता है। लेकिन दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड वंस ओनली इन द लाइफ टाइम, केवल फर्म में एक ही बार बनता है जब फर्म आपका लास्ट में क्लोज हो जाता है। लास्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तब क्या करेंगे, partners capital account after transferring the balance in the current account and adjusted may be results in the debit balance. In such a situation, bring the deficit amount, that is the debit balance of the capital account if the partner has not given loan to the firm. डेबिट बैलेंस का मतलब होता है, सेम वही चीज हमने पहले ही बता दिया था कि अगर लायबिलिटी हमको ज्यादा पे करना, हमारे पास कम एसेट्स है, इट विल क्रिएट अ डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस अगर है तो पार्टनर अपने यहाँ से या अपने घर से वो पैसा लाकर उसको कंपनसेट करेगा। लास्ट, अच्छा, ट्रांसफर टू द डेफिशिएंट अमाउंट द डेबिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट फ्रॉम दिस लोन अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अगर लोन दिया होगा तो क्या होगा, लोन से जो है पैसा यहाँ पर ट्रांसफर होगा क्योंकि वो आउटसाइड लायबिलिटीज बीन पेड। लास्ट आपके पास है ascertainment, दैट इज ascertaining
एसेट्स एंड द एसेट्स सन्ड्री एसेट्स बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि एसेट्स नहीं दिया रहता क्वेश्चन में, तो उस एसेट्स को हमको फाइंड आउट करना पड़ता है बाय प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इस केस में क्या करना पड़ता है, हमको बैलेंस शीट को बैलेंस करना पड़ता है। लेट अस सी द लास्ट थ्योरी। Sometimes the balance of the partner's capital account and the other liabilities are given, but the total of the sundry assets is not given. Sundry assets का total नहीं दिया गया है, and the value realized from the assets is given. कितना हमने assets को बेचा है वो amount दिया है. In such a case, sundry assets has to be ascertained. It is ascertained by preparing the memorandum balance sheet. The amount of the capital and the other liabilities are added. The sum total is the total amount of the assets. हम क्या करेंगे, जो भी लाइबिलिटी साइड का टोटल है दैट टोटल इज इक्वल टू द एसेट्स, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि बैलेंस शीट का जो है दोनों साइड का टोटल इक्वल रहता है। तो हाँ, तो आई होप कि पूरे का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही शॉर्ट एक तरह का रिवीजन था, पूरी की पूरी डिसोल्यूशन इज बीन कंप्लीटेड इन जस्ट वन वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।